Hello, dear students. Welcome to lecture of physics. तो बच्चा लोग आज जो हम सीखने वाले हैं वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट है ना। आपने 10th पास करके एक बहुत ही बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। आप 11 साइंस में आए हो और साइंस की स्ट्रीम जो है आपने सिलेक्ट करी है। तो थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, टफ तो नहीं है लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। तो आपने 10th में आराम से कर दिया है तो ये पार्ट भी जो है आप आराम से ख़त्म कर दोगे अगर आप अच्छी सी स्ट्रेटजी और अच्छे से प्लानिंग से करोगे मेहनत के साथ। तो ये भी जो है आपके लिए कोई टफ नहीं होगा, है ना। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करनी होगी। आप जो पहला जिस स्ट्रेटजी से जो आप स्ट्रेटजी से जो आप पढ़ते थे उस स्ट्रेटजी को आपको अब जो है यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज करना है अच्छी तरह से, है ना। क्योंकि सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि 10th 9th 10th में जो आप पढ़ते थे वैसा आप इसमें नहीं चलने वाला है बच्चा लोग, है ना। क्योंकि अभी जो इसमें है कि मेन चीज़ क्या होती है ना कि एप्लीकेशंस आप जो सीखते हो उसके एप्लीकेशंस बहुत सारी आती है। तो खास करके उसमें आपको जो है ध्यान देना है। तो फिजिक्स में वैसे 11 साइंस में आपको पता ही होगा कि साइंस आपने लिया है तो 3 तरह के सब्जेक्ट्स आपके सामने रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एंड बायो इंडिविजुअल रहेगा, है ना। तो होता ऐसा है कि काफ़ी बच्चों को जो है फिजिक्स टफ लगता है, काफ़ी को फिजिक्स आसान लगता है, काफ़ी बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगता है, केमिस्ट्री आसान लगता है। तो वो चीज़ें जो डिपेंड करती है उनके पढ़ने के तरीक़ों के ऊपर कि वो किस तरीके से और किस स्ट्रेटजी से वो पढ़ते हैं, है ना। तो वैसे जो आपकी स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए फिजिक्स में खास करके मैं उसमें ही बात करने वाला हूँ, है ना। क्योंकि जो केमिस्ट्री फिजिक्स की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो अपने इंडिविजुअल टीचर्स आपको बताएंगे। तो फिजिक्स के बच्चा लोग जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कैसे आपको पढ़ना है फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में जो बच्चा लोग आपकी जो चीज़ें आती है कि अब तक जो आप पढ़ते आए हो उसमें जो है थियरी आती थी 90%, है ना। क्या आती थी थियरी, 80 to 90% क्या आती थी थियरी। और क्वेश्चन भी क्या आते थे इसके ऊपर भी एग्ज़ाम्स ली और इतना पढ़ लिया रट लिया कर लिया तो एग्ज़ाम्स में 90% या 95% मार्क्स हमारे आ जाते थे। लेकिन अब मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे 11 जी होता था, 9 10th में आपने ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। लेकिन अगर मैं 11 तो 12th साइंस स्ट्रीम की, अगर आपका सपना है कि आईआईटी एनआईटी या किसी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है या तो फिर एमबीबीएस करना है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो यहाँ पे जो बच्चा लोग ये वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है ना। क्योंकि रटने वाली चीज़ें जो है कुछ हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो रटने वाली चीज़ें कृपया करके मत करिएगा, क्योंकि इससे जो है आपका रिज़ल्ट काफ़ी डाउन जा सकता है। तो देख लो यहाँ पे कैसे हमें क्या करना है। तो 11 12 साइंस की फ़िज़िक्स की बच्चा लोग मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, फ़िज़िक्स की। तो खास करके थियरी पार्ट जो है वो तो रहेगा ही थियरी पार्ट, और जो न्यूमेरिकल पार्ट एक अलग से आएगा, न्यूमेरिकल पार्ट जिसमें जो है आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग करोगे। देखो है ना, अब ये क्या है बता रहा हूँ, देखो जैसे आपने मैथ्स पढ़े होंगे, मैथ में कैसे सम्स आते हैं, तो फिजिक्स में भी क्या आएंगे आपको सम्स आने वाले हैं। तो सम की अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स में जो बच्चे लोग आपको 80% यही सीखना है। और जो आपके पेपर्स होंगे, क्वेश्चन जो बनेंगे बच्चा लोग वो इनके ऊपर से ही बनेंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना ही सब्जेक्ट आपको फिजिक्स आसान और मज़ेदार और एकदम लविंग सब्जेक्ट आपको लगने वाला है अगर आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की। तो थियरी को समझ के हमें ये चीज़ करनी है ना। तो इन चीज़ों को जो है बातों को आपको ध्यान में रखना है और उसी के बाद ही हमें तैयारी जो है स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करनी है। तो आइए बात करते हैं फिजिक्स कैसा रहेगा 11 12 साइंस के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं उनकी बात करता हूँ आपको। बस हमारा चैप्टर का टाइटल तो लगा ही दिया है। तो वैसे आप नए बच्चे हो, देखो इसको लिखना है तो लिख लो, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लेना है ना। तो आप नए बच्चे हो तो थोड़ा बहुत आपको पता आइडिया नहीं होगा कि फिजिक्स में कैसे क्या रहता है ना। तो साइंस आपने लिया है, 3 सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उन तीनों में से एक सब्जेक्ट अपना फिजिक्स होता है। तो देखो फिजिक्स की मैं बात करूँ, ओवरऑल 11 12 फिजिक्स की बात करूँ, है ना। तो देख लो यहाँ पे अपना 11 फिजिक्स
और 12th फिजिक्स कर दी मैंने यहाँ पे। 11th एंड 12th फिजिक्स मैंने आपको टाइटल लगा दिया है, तो देख लो ध्यान से। तो 11th फिजिक्स में देखोगे बच्चा लोग, जो आप पढ़ोगे वो सब दिखने वाली चीज़ होगी, आपको दिखेगा। और यहाँ पे जो आपको क्या करना होगा, क्लियर इमेजिनेशन। आप कैसे वो सुनो, है ना। तो देख लो, अब 11th फिजिक्स में जो आप मोस्ट ऑफ द फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चा लोग, वो आपको क्या होगा, दिखेगा। मतलब उस चीज़ को आप जो है एनालाइज कर सकते हो, देख पाओगे उस चीज़ों को 11th साइंस वाली फिजिक्स में। एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो मान लो कोई कार जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड, तो चलती हुई कार जो वो आपको दिखेगी, तो उनका जो सारी चीज़ें वो आप पढ़ोगे इसमें, है ना, दिखने वाली चीज़ों पे। अब मैं बात करूँ 12 फिजिक्स की, तो इसमें जो आपको करना होगा क्रिस्टल क्लियर इमेजिनेशन। इसमें जो आपका इमेजिनेशन पावर जो है अच्छा होना चाहिए। वैसे पूरा जो है आपको इमेजिनेशन करना है ना। कैसे सुनो, जैसे मैं आपको बोलूँ, थोड़ा पेन यहाँ पे है। जैसे मान लो आपने जो मैग्नेट से खेला होगा, है ना, कि आपने 10th में पढ़ा है कि दो तरह के मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमने प्रैक्टिकल करा था कि एक हमने जो है पेपर लिया और मैग्नेट को वहाँ पर रख दिया, और अगर हम वहाँ पे आयरन के जो होते हैं ना टुकड़े, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े, उसको अगर हम बिखेर देते हैं ना, थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं इसके आसपास, तो क्या होता है, वो कुछ इस तरह का शेप ले लेता है। शेप ऐसे देखना ध्यान से, ये ऐसे ऐसे क्या कर लेता है, वो शेप ले लेता है। तो ये शेप जो लेते हैं, हमने क्या बोला था, इसको बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो वैसे रियल में आप देखोगे मैग्नेट कोई, तो ये लाइन हमें दिखती नहीं है रियल में, है ना। हमें क्या करना होता है कि ऐसी लाइनें होती है, हमें इमेजिन करना होता है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द फोकस यहाँ पे जो है किसके ऊपर है, इमेजिनेशन के ऊपर है 12th फिजिक्स में। इसमें जो पढ़ोगे आप, तो मैकेनिक्स मैक्सिमम रहेगा। अब क्या है, थोड़ा मैं धीरे धीरे इसके ऊपर आ रहा हूँ। मैकेनिक्स पढ़ोगे 11th में, है ना। फिर आप पढ़ोगे फ्लूइड, फिर आप पढ़ोगे केटीजी। तो ये थोड़ा जो है आप वैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो है मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत पार्ट जो हम शुरू कर रहे हैं मैकेनिक्स का, ये मैकेनिक्स का एक अभिन्न हिस्सा है, यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। तो ये तो होगी आपकी फिजिक्स की बात। कैसे तैयारी करनी और कैसे तैयारी आप करोगे पूरे 2 साल, वो भी मैं आपको बीच बीच में जो है बताता रहूँगा, है ना। तो अभी जो हमें चैप्टर 2 जो शुरू करना है, मुझे सर ने आपको बता दिया, सर ने मुझे बता दिया। और बात हो गई है कि चैप्टर 2 जो है हम शुरू करेंगे ना। चलो, तो चैप्टर 2 लगा दो टाइटल। और क्या इसका इम्पोर्टेंट है चैप्टर 2 का, इसको कर रहा हूँ मैं इरेज। तो लिख लिया, स्क्रीन शॉट से थोड़ा लिख लेना इस चीज़ को, है ना। देखो आप, तो अब चैप्टर 2 की पहले तो इम्पोर्टेंस क्या है, कितना मार्क का चैप्टर ये आता है। तो बच्चा लोग बोर्ड की मैं बात करूँ, तो बोर्ड में ये चैप्टर जो है 5 से 6 मार्क का ये चैप्टर आता है। गुजरात बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 5 से 6 मार्क का एक क्वेश्चन आते हैं, है ना। 6 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और इतने मार्क का यहाँ से पूछा जाता है। तो चैप्टर जो कंपेयरिंग टू अदर चैप्टर ऑन एन एवरेज चैप्टर है ये, ठीक है। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें आनी चाहिए। और क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। अब मैं एंट्रेंस की बात करूँ, लगा दूँ मैं एंट्रेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्रेंस। थोड़ा स्पेलिंग जो है गलत हो गया, थोड़ा स्पेलिंग के ऊपर मत जाइएगा, है ना। एंट्रेंस जो है, तो एंट्रेंस में बच्चा लोग एक सवाल आता है जेई में, नीट में एक सवाल इसका पक्का होता है, 4 मार्क्स, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जो है बच्चा लोग कंफर्म ही कंफर्म होता है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से, कैसे क्या करना है। से पूरी प्लानिंग मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में कि हर एक चैप्टर की क्या क्या वेटेज रहती है, और हमें क्या क्या इन चैप्टर से सीखना है, और कौन कौन से टॉपिक में हमारी मास्टरी होनी चाहिए। कि सवाल अगर उस टॉपिक से आया तो वो सवाल हम करके ही छोड़ेंगे, खाली नहीं छोड़ना है ना।
तो मैं आपको बीच में बताता रहूँगा। देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूँ, ये जो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी अगर मैं बात करूँ बच्चा लोग, तो देख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा दो, टाइटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टाइटल लगाओ। तो क्वेश्चंस जो है कहाँ कहाँ से आते हैं, लगा दो टाइटल एरर्स। पहला लगाओ एरर, ऑल टाइप ऑफ एरर। अब ये कैसा है एरर, ये मैं बताऊंगा जब ये टॉपिक शुरू होगा तब। ऑल टाइप ऑफ एरर, अभी आप लिखते जाओ कि जब ये लिखने का पीछे एक मकसद है। जब भी ये टॉपिक्स मैं शुरू करूंगा तो आपको जो है बिना मस्ती करे एकदम सीरियसली पढ़ना है ना। बाकी टॉपिक को भी सीरियसली पढ़ना है, लेकिन इस पे जो थोड़ा जोर लगाना है ना, क्योंकि सवाल जो है मैं बोलूँ 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि सवाल बच्चा लोग यहाँ से ही आएगा। तो इसको पकड़ के रखना है ना अच्छे से, ताकि ये भाग ना जाए, है ना। और क्वेश्चन एक भी हमें खाली नहीं छोड़ना है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। चीज़ आ रही है समझ में? हो गया एरर। और सेकंड टॉपिक की मैं बात करूँ तो आता है डायमेंशनल एनालिसिस। टॉपिक का नाम है, नाम के ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस ये सब जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस। और थर्ड जो फॉर्मूला, थर्ड टॉपिक जो है मैं बोलूँ वो है डायमेंशनल फार्मूलाज। क्या है डायमेंशनल फार्मूलाज, जो आपको अच्छे से आने चाहिए। डायमेंशन फार्मूला, ऑल टाइप ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज। तो इन चीज़ों को जो है आप अच्छे से सीखोगे तो 5 या जितने भी मार्क्स का इस चैप्टर में आता है वो आप कवर कर पाओगे अच्छे से, है ना। तो इन 3 टॉपिक को लिख लो। बढ़ते आगे, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो कुछ डिस्कशन जो है इनके ऊपर से भी कर लेते हैं। तो देखो चैप्टर का नाम जो है यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। तो आओ कहानी सुनते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। यूनिट एंड मेजरमेंट, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। वैसे जो है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो थोड़ा जो है जानना ज़रूरी है। तो देखो बच्चों लोग, कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है ना। मान लो हम 300-400 साल पीछे चला जाता है। कितने साल? 300 से 400 साल पीछे चला जाते हैं और देखते हैं। क्या देखते हैं, उसे देख तो नहीं पाएंगे लेकिन हम इमेजिनेशन कर लेते हैं। लेट्स गो टू 4002 500 ईयर्स बैक। चलो गए पीछे हो, तो देखो क्या क्या कहानी थी। तो 300-400 साल पहले बच्चा लोग क्या होता था कि राजा के जो है ना किंगडम्स होते थे बड़े बड़े। तो उस टाइम पे क्या होता था कि पैसा जो है इतना होता नहीं था, मेजरमेंट के बारे में जो नॉलेज नहीं था। तो मान लो अगर कोई भी छोटी सी चीज़ भी अगर मेजर करनी थी तो सबके हाथ पैर से मतलब मेजर करते थे। मतलब आप बोलते हैं ना एक वैंत बोलते हैं हम, एक वैंत। या तो फिर मेरे जो है 4 उंगली जितना अंतर, 5 उंगली जितना अंतर, है ना। तो मान लो कोई ज़मीन जो हमें, मान लो कोई लैंड हमें मेज़र करनी है। मान लो हमें कोई क्या करनी है, लैंड मेज़र करनी है, ठीक है। लैंड क्या करनी है, हमें मेज़र करनी है, भूमि बोलते जिसको, ज़मीन, है ना। तो क्या बोलते थे कि भाई ये ज़मीन जो 10 कदम की है, कितने कदम की है, मतलब 10 कदम आप चलो तो ये ज़मीन उतने के बराबर है। 10 कदम आप चलते हैं ना, हम 1 कदम चले, 2 कदम चले, तो ऐसा इस तरह का कुछ मेजरमेंट था। मान लो किसी को कपड़ा सिलाना है तो क्या होता था कि हाथ से नापते थे, है ना, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। तो अब लफड़ा कहाँ पे हो बच्चा लोग, लफड़ा ये हुआ कि कोई मोटा सा बंदा है, तो अगर मान लो कोई कपड़ा नापेंगे तो उस बंदे के लिए जो उसकी हाथ की जो लेंथ होगी कुछ और हो सकती है, किसी और के लिए कुछ और हो सकती है ना। समझ आ रही है? अब मान लो कोई लैंड हमें मेज़र करनी है, तो भाई कोई बोलेगा, ब्रोकर बोल रहा है भाई ये लैंड जो है 30 कदम की लैंड है ना। अब कोई पहाड़ी बंदा जो है, मिलिट्री वाला बंदा है, तो उसके लिए जो कदम बड़े बड़े होते हैं,
तो वो 30 कदम बोल रहा है, तो वो क्या बोलेगा, भाई ये तो 25 कदम है, तो झूठ बोल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या मेजरमेंट जो है ठीक ठाक हो नहीं रहा है ना, किसी भी चीज़ का क्या होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए। तो मेजरमेंट परफेक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ हमें बनाना पड़ेगा। तो अब हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइंटिस्ट लोगों ने जो है हमें बना के दिया है ऑलरेडी। तो हमारे लिए क्या वो अच्छी चीज़ है, वो उतना काम हमारा कम हुआ है ना, हम आगे काम करेंगे इससे बढ़िया वाला। मतलब आई सी समझ में। तो मेजरमेंट का काम जो साइंटिस्ट लोगों ने अच्छे से करा है, और किस तरह का मेजरमेंट होता है वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट ज़रूरी क्यों बना, उसके पीछे की कहानी ये है कि पहले के ज़माने में जो बच्चा लोग था, मेजरमेंट जो सर्टन एकदम फिक्स नहीं था। चीज़ें आ रही है समझ में, है ना। मेजरमेंट जो है वो कुछ फिक्स अमाउंट में नहीं था, है ना। तो इसीलिए एक फिक्स अमाउंट में मेजरमेंट हो, उसके लिए हम क्या करें कि यूनिट्स हमने बनाए कि भाई इतना हुआ तो इसको ये बोलेंगे, इतना हुआ तो इसको मतलब ये यूनिट दे दिया। समझ आ रही है चीज़, क्या मैं समझा रहा हूँ, है ना। तो पहले जो लेन देन होती थी कि भाई ये जो मान लो आपने कटोरी भर के मुझे गेहूँ दिया, है ना, तो वही कटोरी भर के आप मुझे फिर से गेहूँ दे दोगे, तो मतलब सेम सेम हो जाएगा। तो इतना ऐसा कुछ जो है मेजरमेंट चलता था पिछले सालों में। लेकिन अब टाइम चेंज हुआ धीरे धीरे, तो साइंटिस्ट लोगों को क्या करा, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चा लोग एक्सपेरिमेंट के लिए जो होना चाहिए रीडिंग्स, जो अमाउंट किसी भी चीज़ की लेते हो, क्या होना चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए। तो परफेक्शन को मैच करने के लिए हमने क्या करा कि जो किसी एक मतलब एक स्केल डेवलप करा, जिसमें जो हम सारी चीज़ें जो है क्या करेंगे, मेजर करेंगे, एक फिक्स अमाउंट बोल देंगे, है ना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर मान लो अगर आप किसी दुकान पे जाओगे, बोलोगे भाई मुझे 1 kg चावल दो, तो क्या करेगा, 1 kg चावल वो जो है मेजर करके दे देगा वो। और 1 kg जो है आप किसी भी शॉप पे आप मेजर कर लो, वो 1 kg ही रहेगा, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो ये यहाँ पे क्या समझने सीखा, यहाँ पे जो है मेजरमेंट जो एक सर्टन अमाउंट में हुआ है। तो मेजरमेंट एक सर्टन अमाउंट में हो, उसके लिए जो हमें एक स्केल लाना बहुत ही ज़रूरी बना। तो ये स्केल लाना जो है बहुत ही ज़रूरी बनता है, उसके पीछे का रीज़न है परफेक्शन। कि हमें जो है किसी भी चीज़ मेज़र कर रहे हैं तो उसका परफेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो हमारे अपकमिंग एक्सपेरिमेंट जो होते हैं या फिर अपकमिंग जो हमें टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है, तो वहाँ पे हमें क्या मिले, हेल्प मिले और एकदम परफेक्शन हो। उसके लिए जो है मेजरमेंट और स्केल्स डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। बोलो चीज़ आ रही है समझ में। तो ये तो बच्चा लोग बात हो गई अपनी मेजरमेंट के बारे में, है ना, कि ये मेजरमेंट क्यों लाया गया, क्यों ज़रूरी है ना। तो कोई भी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बच्चा लोग परफेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब सवाल पहला ये उठता है कि ये मेजरमेंट होता कैसे, ये क्या चीज़ क्या है मेजरमेंट, है ना। तो पहले आइए उसको समझ लेते हैं। देखो, तो बच्चा लोग मेजरमेंट जो है ना, ये अपने जीवन में अपने आसपास होता ही रहता है, और हम भी करते रहते हैं मेजरमेंट, लेकिन हमें पता नहीं होता। हमें फिजिक्स आती है लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे मैं आपको अभी का लेटेस्ट एग्जांपल दूँ मैं आपको, है ना, तो मैं आपको पूछूँ अगर कि जैसे मान लो मैं आपको पूछूँ कि आपके 10th में कितने परसेंट आए, कितने 10th में कितने परसेंट आए। तो कोई बोलेगा सर मेरे 95 आया, है ना, कोई बोलेगा सर मेरे 96 आया, खूब खूब बढ़िया बढ़िया वाह वाह। कोई बोलेगा 93 आया, है ना। अपने बच्चे जो सब कैसे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, तो सभी के परसेंट कितने हैं, 90 अब है ना। कुछ बच्चे हो सकते हैं डल, मान लो बोलेगा मुझे 70% आया, है ना। कोई बोलेगा सर मेरे 65 आया, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे अपने 90 वाले ही है, सब बच्चे इंटेलिजेंट है ना, ऐसा मान के चलते, वैसे पता तो नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा लोग समझने की बात ये है ना, कि ये 95, 96, 93, इसका मतलब क्या होता है। तो आपने क्या करा अल्टीमेटली, आपने पता नहीं इसमें पता है आपने क्या करा, आपने करी है कंपैरिजन। क्या करी है, कंपैरिजन। तो मेजरमेंट जो है ना बच्चा लोग, मेजरमेंट मेजरमेंट जो है, ठीक है, डील्स विथ कंपैरिजन, कि वो कंपैरिजन के साथ डील करती है, डील्स विथ कंपैरिजन। मतलब आप कंपैरिजन कंपेयर कितना कर रहे हो, तो वही चीज़ है मेजरमेंट, कि आप कंपेयर कर रहे हो, अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। अब मैं आपको बोलूँ 95% आपके है, 96, 93 है,
इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि आपने जो है सीधा सीधा क्या करा, 100% से क्या करा, कंपेयर कर दिया, है ना। 95, इसका मतलब क्या हो, ये बच्चा तेज है, ये बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट है, ये भी क्या है, इंटेलिजेंट है, ये भी क्या है, इंटेलिजेंट है ना, ये भी क्या इंटेलिजेंट है। मतलब कंपैरिजन से हमें ये पता चला कि ये थोड़ा कम इंटेलिजेंट है ना, लेकिन इसका इंटेलिजेंस कहीं और चल रहा है जरूर इंटेलिजेंट, लेकिन पढ़ने में थोड़ा क्या है, कमज़ोर है। ये पढ़ने में तेज है, अच्छा है पढ़ने में, ये अच्छा है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे, करा क्या आपने, कंपैरिजन करा, किसका करा कंपैरिजन, इस मार्क्स का करा 100 के साथ, मतलब यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम बन गई 100। अब ये चीज़ समझ में, मतलब आपने क्या करी, रेफरेंस फ्रेम। मैं एक और एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, देखो ध्यान से। मतलब ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, क्या है, जीती भी लकड़ी, सुनिए ना तुम लोगों ने जीती भी लकड़ी वाला गाना। तो हो गया अपना लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, जो हो गया लकड़ी का टुकड़ा। मैं बोलूँ बताओ इसकी लेंथ कितनी है, तो अब मीटर टैप से क्या करोगे, नापोगे, बोलोगे सर ये तो है 1.5 मीटर, कितनी है, 1.5 मीटर। तो बच्चा लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली आपने ये क्या आपने करा, क्या है कि आपने 1 मीटर को क्या करा, कंपेयर करा, क्या करा, कंपेयर करा। तो ये आधा 1 मीटर हुआ, और यहाँ से क्या हुआ, मीटर का भी आधा हो गया, है ना। तो ये एक कंप्लीट 1 मीटर है, और ज़्यादा क्या है, आधा और मीटर ज़्यादा है। तो 1 + आधा कितना हुआ, 1.5। तो यहाँ से आपने क्या करा है कि इनडायरेक्टली आपने कंपैरिजन करी 1 मीटर के साथ। बोलो चीज़ आती है समझ में, आपने क्या करी है, कंपैरिजन डायरेक्टली टू दी 1 मीटर। तो यहाँ पे जो मामला जो बच्चे लोग किसका है, कंपैरिजन का मामला है, किसका है, कंपैरिजन का ये मामला है ना। तो यहाँ पे जो बच्चे लोग आपने क्या करा, हमने ये सीखा है कि 1 मीटर की सीधी सीधी जो 1 मीटर हमने मेजर करा है, इस लकड़ी की लेंथ मान लो 1.5 मीटर है, तो हमने अल्टीमेटली करा क्या है, 1 मीटर के साथ सीधा सीधा कंपेयर करा और बोला कि ये कितना है, 1.5 मीटर है। मतलब हर एक चीज़ आप उठा लो, कोई भी चीज़ आप उठा लो, अगर मान लो आप किराने की दुकान पे जाओगे, तो वहाँ पे भी क्या होता है, फिक्स अमाउंट होता है कि ये इसे बोलेंगे 1 मीटर, या इसे बोलेंगे 1 kg, है ना, या 1 लीटर हो गया। तो वो जो फिक्स अमाउंट है बच्चा लोग, वो क्या हो गया, हमारा एक रेफरेंस फ्रेम हो गया। तो उस रेफरेंस फ्रेम के जरिए क्या करते हैं, हम बार बार उसको कंपेयर करके चीज़ों को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो मामला है मेजरमेंट, मतलब क्या हुआ, वो डील करते हैं कंपैरिजन के साथ। मतलब हमें क्या करना है, कंपैरिजन ही करनी है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस फ्रेम के साथ, ठीक है। बोलो आई चीज़ समझ में। अब तुमने देखा होगा कि कोई भी तुम मेजरमेंट करते हो, मान लो मैं तुम्हें बोला ये यही, उसको ही पकड़ लो। मैं यहाँ बोला 1.5 मीटर, तो मतलब 1.5 क्या एक नंबर है, और मीटर क्या यहाँ पे यूनिट है, क्या यूनिट है, ये हो गया तो आपका नंबर, और ये हो गया अपना यूनिट। तो इससे क्या बनती है, क्वांटिटी बनती है ना, एक मतलब एक मेजरमेंट जो है इंस्टॉल होता है। चीज़ आ रही है समझ में। तो यहाँ पे बच्चा लोग बात हो गई अपनी मेजरमेंट की कि कैसे क्या मेजरमेंट होता है। तो मतलब मेजरमेंट मतलब हमें क्या करनी है, अल्टीमेटली कंपैरिजन करनी है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे एक मेजरमेंट जो एक नंबर होता है, और क्या लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं। आपने देखा होगा, हमें 2 kg चावल दो, 3 kg जो है हमें घी दे दो, घी, हाँ खाते हैं ना घी, गाय दूध का घी। तो वही चीज़ें जो है क्या होता है, मेजरमेंट नंबर और यूनिट, नंबर और यूनिट, नंबर ये यूनिट, जो नंबर ये यूनिट, जो नंबर ये यूनिट ना। तो नंबर यूनिट का मामला है मेजरमेंट में। तो यहाँ पे जो है हम बढ़ते आगे, मैं अपना जो है एनसीईआरटी जो है आपका चैप्टर 2 में शुरू कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने ख़त्म कर दिया है ना। तो धीरे धीरे जो है मैं चैप्टर की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। तो बात करते हैं कि जो एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग के मतलब जो फंडामेंटल, जैसे मान लो अपना हो गया कोई भी चीज़ जो मास है, मैटर, है ना, मैटर मतलब क्या है, मास है। तो मतलब मास को मुझे मेजर करना है, दो मतलब आप जो गेहूँ हो गया, है ना, कोई भी चीज़ जो मास जिसका मैटर है। तो मैटर को मेजर करने के लिए क्या है बच्चा लोग, मास को मेजर करने के लिए हमने क्या करा, ये हो गई क्वांटिटी, से क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, मास। तो हमें इसका यूनिट पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा, समझ आ रही है
क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। तो यूनिट डिफाइन करने के लिए इसका जो यूनिट है तुमने क्या रखा है, केजी रखा है ना। वैसे आपने देखा होगा 2 केजी 5 केजी। तो फंड ये जो है क्वांटिटी जो मैंने बोला, इसे जो बोलते हैं मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं, पहले चीज़ तो बता दूं मैं आपको, क्वांटिटी के दो टाइप्स है। कैसे दो टाइप, सुनो। पहली जो है फंडामेंटल है ना, पहली कौन सी है, फंडामेंटल। इसका एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा जो बच्चा लोग वो है डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल। अब देखो, अब फंडामेंटल क्वांटिटी जो है मतलब ऐसी क्वांटिटी कि जो है जिनका मतलब ये फंडामेंटल है। जैसे मैं बोलूँ आपको, नंबर्स है, 0 से 9 नंबर्स कितने होते हैं, 0 से 9। तो ये क्या है, फंडामेंटल है। इसका यूज करके क्या होता है, अदर नंबर्स बनते हैं, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया। इसमें जो 1 क्या फंडामेंटल है, 2 क्या फंडामेंटल है, 3 क्या फंडामेंटल है। तो वैसे ये जो ऐसी क्वांटिटी है क्या है, फंडामेंटल। जैसे कौन कौन सी, जैसे हो गया मास। तो मास क्या है, फंडामेंटल है ना। समझ आ रही चीज़। तो हो गया टाइम। टाइम क्या है, फंडामेंटल है, जो बेसिक्स होती है। आप अभी 12th में आए हो तो आपने पहले पहली पढ़ी होगी, दूसरी पढ़ी, तीसरी क्लास पढ़े, चौथी क्लास पढ़े, ये क्या है, सब फंडामेंटल है ना। अगर मान लो आप 1 से 5 क्लासें नहीं पढ़ते, सीधे आते आप 12th में या 6 में आते, तो वहाँ पे क्या आता है, आपको मैथ्स आता है। मैथ्स में सम करो, सब्ट्रैक्शन करो, तो आप सीख नहीं पाते ना, नहीं सीख पाते, सिंपल चीज़ है। तो वैसे ही क्वांटिटी जो है फंडामेंटल, जो बहुत ही नीडेड है, मस्ट है, उसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे हो गया मास, हो गया टाइम, हो गया है ना, फिर हो गया करंट, है ना। ये सब क्वांटिटी कैसी है, लेंथ में बात कर लूँ तो लेंथ भी क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इनका यूज करके क्या करा, डिराइव क्वांटिटी बना दी गई। जैसे मैं आपको बोलूँ, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी की मैं बात करूँ, वेलोसिटी, तो इसका यूनिट आपने देखा हो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लेंथ का यूनिट यूज हुआ है और किसका यूज हुआ है, सेकेंड, टाइम का जो है क्वांटिटी यूज करी गई है ना। ये क्या है, सब फंडामेंटल है। जैसे मैं बोलूँ शरीर के 5 तत्व होते हैं, तो 5 तत्व क्या है, फंडामेंटल है। उनका यूज करके अलग अलग चीज़ें क्या बन जाती है, बनती है ना। वैसे ये क्या चीज़ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इनका यूज करके जो है बहुत सारी क्वांटिटी बन चुकी है, बनी है ना। तो फंडामेंटल चीज़ें क्या आनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। और इसका यूज करके जो क्वांटिटी बनती है, बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज वी गेट न्यू डिराइव्ड क्वांटिटी। तो उसे क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी। सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया वेलोसिटी का। बोलो चीज़ आ रही है समझ में। मतलब फंडामेंटल का यूज करके जो हम नई क्वांटिटीज लेके आ रहा है, उस क्वांटिटी को बच्चा लोग हमने नाम दे दिया डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या आता है, मास, टाइम, करंट हो गया, लेंथ हो गया। उसे आते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो मैं आपको वन बाय वन पढ़ाऊंगा पूरा अच्छे से, है ना। हम अच्छे से लेके चलेंगे अच्छे से पूरा। तो ये सब हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो बहुत ही ज़रूरी है ना। अब बात करता हूँ मैं कि हमें मेज़र तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए बच्चे लोग जो बहुत सारे सिस्टम है, तो उन सिस्टमों की कुछ कुछ सिस्टम्स की बात करूँ मैं, तो 3 तरह के सिस्टम से पहले। तो पहला सिस्टम का जो नाम है बच्चा लोग, ये आपने सुना होगा, सी जी एस। क्या नाम है, सी जी एस। सेकेंड जो बच्चा लोग है, एफ पी एस। और थर्ड जो नाम है अपना, एम के एस, है ना। आप सुनना ध्यान से कैसे क्या है। तो इसमें जो क्वांटिटी फंडामेंटल यूज़ करी गई है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो यूज़ करी गई, मैं उसकी बात करूँ खास करके, तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी जो है बच्चा लोग, एक तो मास है, लेंथ है, एंड टाइम है। इनके जो अलग अलग यूनिट्स दे करके इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। लेकिन मेजरमेंट किसका हुआ है, तीनों का हुआ है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो अलग अलग नाम से पुकारा गया, इसलिए क्या करा, अलग अलग सी जी एस, एफ पी एस, ऐसे एम पी एस। थोड़े अजीबोगरीब नाम आपको सुनने में लग रहे होंगे, लेकिन है नहीं। फंडा इसका पीछे जो इसकी कहानी है, एक ही चीज़ है, मास, लेंथ एंड टाइम, है ना। आप सुनो ध्यान से, सुन लो। पहले के ज़माने में, जैसे मैं बोला 300 400 साल पहले, सवाल उठा कि मेजरमेंट कैसे करा। तो कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने क्या करा कि भाई एक फिक्स अमाउंट बोल दिया कि मान लो मुझे अगर मास मेजर करना है,
तो लेंथ मेजर करनी, मान लो इतनी लेंथ, इसको बोलूँगा मैं 1 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में, ठीक है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए इन लोगों ने क्या करा, एक स्टैंडर्ड यूनिट लेकर आए कि लेंथ को बोलूँगा मैं सेंटीमीटर, क्या बोलूँगा, लेंथ जो मेजर करी जाएगी बच्चा लोग सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर का सी लिख दिया यहाँ पे, सी। अब मास जो है, मास को अगर मुझे मेजर करना है तो मैं लूँगा 1 ग्राम, मतलब डिफाइन कर दिया, अगर इतना मास है तो उसको बोलूँगा मैं 1 ग्राम ना। तो उस टाइम की कंडीशन थी, तो मास को मेजर करने उसने लिया यूनिट ग्राम, अगर टाइम को मेजर करना है उसने क्या यूनिट लिया, सेकंड, है ना, कि इतना टाइम गया तो इसे बोलेंगे 1 सेकंड, ठीक है। हुआ क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये हुआ कि कुछ टाइम क्या टाइम डेवलप हुआ, तो धीरे धीरे जो तरक्की की तरफ ये लोग बढ़ने लगे, तो ये जो 1 सेंटीमीटर जो है इन लोगों को यूनिट थोड़ा छोटा पड़ने लगा, है ना, क्योंकि मेजरमेंट इन लोगों क्या हो गए, बड़े बड़े हो गए मेजरमेंट। तो वहाँ पे जो सेंटीमीटर है अपना मास का जो यूनिट है वो थोड़े छोटे पड़ने लगे। तो उन्होंने क्या करा कि भाई लेंथ अगर मुझे मेजर करनी है तो इतनी लेंथ जो है मैं बोल दूंगा 1 फीट हो गई, है ना। इतनी लेंथ क्या करूँगा मैं 1 फीट में बोलूँगा, है ना। तो ये लेंथ का हो गया मेजरमेंट, लेंथ का, ठीक है। तो लेंथ को बोल दिया फुट, फीट मतलब फुट। फिर उन लोगों ने बात करी मास पे, मास पे अगर मेजर करना है तो इतना मास है तो क्या हो गया, इसमें बोलूँगा पाउंड, है ना। सेकंड तो सेम ही है। फिर वही बात, ये लोग आगे बढ़े, तरक्की हुई, टाइम चला गया, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, फिर से इसको जो है यूनिट फिट जो है क्या होने लगा, छोटा पड़ने लगा, छोटा लगने लगा। तो फिर इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने ये करा कि अब मीटर, अब फीट हम यूज़ नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इससे छोटा, इससे और बड़ा यूनिट यूज करेंगे। मतलब इन लोगों ने करा क्या कि इतनी लेंथ अगर है इसको हम बोलेंगे 1 मीटर, और इसी की चीज़ को हम फॉलो करेंगे। तो लेंथ का जो यूनिट यहाँ पे बचा हो गया एम के एस में, क्या हो गया, मीटर। फिर के मतलब जो वेट का जो था मास वो हो गया के जी में, है ना। तो के ऊपर से आ गया, मतलब के क्या, के जी एम के एस में। तो एस तो अपना हो गया सेकंड है ना। तो तीन तरह का सिस्टम यहाँ पे बन गया, सी जी एस, एम के एस एंड एफ पी एस। सी जी एस, एम के एस एंड एफ पी एस। तो आपको याद क्या करना है, सी जी एस में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, ये चीज़ जो है आपको याद करनी है। तो यहाँ तक रखते हैं। और जो बाकी का जो आपका बचता है ऐसा यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट और स्टैंडर्ड स्केल है, जो अभी तक इस टाइम पे भी हम क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। यहाँ तक रखते हैं, ज़्यादा कुछ जो है थोड़ा हो जाएगा बोरिंग, ज़्यादा पढ़ेंगे तो यहाँ तक रखते हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो चैनल को करना है सब्सक्राइब और करना है लाइक। चलो यहाँ तक रखता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।